आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर की, जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण और फिर गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश तक के प्रमुख शासकों और उनके प्रशासनिक सुधारों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शासकों के जीवन, युद्ध और रिफॉर्म्स से जुड़ी जानकारी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और गहन इतिहास की यात्रा। महमूद गजनवी के आक्रमण, पहला तुर्क आक्रमण। दूसरा इस्लामी आक्रमण और पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, जो तुर्कमेनिस्तान से था। उसके हमले का मुख्य उद्देश्य लूटपाट और बदला लेना था, क्योंकि उसके पिता सुबुक्तगिन को पेशावर के शासकों ने हराकर मार दिया था। गजनवी का मकसद भारत में शासन करना नहीं था, बल्कि यहाँ से धन लूटकर अरब में अपने साम्राज्य को मजबूत करना था। उसने भारत पर 17 बार हमला किया। उसका पहला हमला पेशावर की लड़ाई थी, जिसमें उसने राजा जयपाल को हराया, जिसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसका 16वां और सबसे प्रसिद्ध हमला 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। जब वो लूट का सामान लेकर लौट रहा था, तो उस पर खोखर जाटों ने हमला कर दिया। इसका बदला लेने के लिए उसने अपना 17वां और आखिरी हमला 1027 एडी में किया। 1030 में उसकी मौत हो गई। उसी के समय में फिरदौसी ने शाहनामा और अल बरूनी ने तहकीक-ई-हिंद यानी किताबुल हिंद नाम की किताबें लिखी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण यानी दूसरा तुर्क आक्रमण। तीसरा इस्लामी आक्रमण मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 एडी के बीच किया, जो दूसरा तुर्क आक्रमण था। उसका असली नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था। उसका पहला हमला 1175 में मुल्तान पर हुआ। दूसरा हमला गुजरात पर था, जिसमें उसे भीम II और उनकी मां रानी नाई देवी ने हरा दिया। इसके बाद उसने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज III के साथ तराइन में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज के शासक जयचंद ने गोरी को पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए बुलाया था। बाद में गोरी ने 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को भी हरा दिया। इन जीतों के बाद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक बनाकर वापस चला गया। गोरी की मौत के बाद ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। गोरी का एक और गुलाम बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। दिल्ली सल्तनत, सभी वंश का ओवरव्यू। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। इनका क्रम इस प्रकार है: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश यानी ममलूक वंश 1206 से 1290 एडी। इस वंश को गुलाम या ममलूक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख शासक, जैसे कि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, मूल रूप से गुलाम थे। ये शासक मुख्यतः एलबारी या शमसी कबीलों से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। शुरुआत में उसकी राजधानी लाहौर थी। उसकी दानशीलता के लिए उसे लख बख्श का खिताब दिया गया था। 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए उसकी मौत हो गई। उसने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। उसके दरबार में हसन-ए-निज़ामी ने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 एडी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था, जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणकारी जंगेज खान के संभावित हमले से बचाया। उसने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल शुरू किया। उसने इक्ता प्रथा शुरू की, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले जमीन दी जाती थी, जिससे वे राजस्व इकट्ठा कर सकते थे। उसने चहलगानी या चालीसा का गठन किया, जो 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक गुट था, जो शासन में उसकी मदद करते थे। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है और इसमें 5 मंजिलें हैं। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 एडी। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया गद्दी पर बैठी, जो मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका बनी। उसके भाइयों को शासन के लिए अयोग्य समझा गया था। उसे तुर्क अमीरों यानी चहलगानी के विरोध का सामना करना पड़ा, खासतौर से उसके एक अफ्रीकी गुलाम याकूत पर विश्वास करने के कारण। भटिंडा के गवर्नर
अल्तूनिया ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। जब रज़िया और याकूत इस विद्रोह को दबाने गए तो अल्तूनिया ने याकूत को मार दिया और रज़िया को बंदी बना लिया। बाद में रज़िया ने अल्तूनिया से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर दिल्ली की गद्दी वापस पाने की कोशिश की, लेकिन वे चहलगानी द्वारा रचे गए षड्यंत्र में मारे गए। घियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 एडी। रज़िया के बाद कुछ कमजोर शासकों का दौर आया जिन्हें चहलगानी अपनी सुविधा के अनुसार बदलती रही। इसके बाद घियासुद्दीन बलबन, जो खुद चहलगानी का सदस्य था, गद्दी पर बैठा। उसने पहले नसीरुद्दीन महमूद के अधीन नायब यानी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले चहलगानी की शक्ति को तोड़ा और ताज की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। उसने दीवाने अर्ज नामक एक अलग सैन्य विभाग बनाया। उसने जिल-ए-इलाही की उपाधि ली और खुद को अफरासियाब वंश का बताया। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। दरबार में अनुशासन के लिए उसने सिजदा और पाबौस की प्रथाएं शुरू की। उसने फारसी त्योहार नवरोज को मनाना भी शुरू किया। बंगाल के शासक तुगरिल बेग के विद्रोह को उसने कठोरता से कुचल दिया। गुलाम वंश का अंत। बलबन के बाद उसका पोता कैकोबाद 1287 से 1290 शासक बना। वो एक अयोग्य शासक था और अंत में उसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, जिसने इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।